नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत प्रजापति एडवांस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे, जैसा कि हमने बात करी थी, पाचन तंत्र। आज हम पाचन तंत्र के कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को यहाँ पर जानेंगे, किस प्रकार से आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, पित्तरस बाइल जूस जिसे हम कहते हैं का निर्माण कहाँ पर होता है। ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम ऑप्शन पे चलते हैं सबसे पहले कि पित्तरस बाइल जूस का निर्माण कहाँ पर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कि बड़ी आंत में होता है। सेकंड ऑप्शन में आपको कहा गया है कि अग्नाशय में होता है, जिसे हम कहते हैं पैनक्रियास। सेकंड है हमारे थर्ड है हमारे पास यकृत, लीवर, और लास्ट है हमारे पास छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पित्तरस जो है ये हमारे डाइजेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वसा का पाचन करता है। हमारे शरीर में जो फैट होता है उसका पाचन करने के लिए पित्त काफी आवश्यक है, ये मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं कि पित्तरस का निर्माण कौन करता है। तो निर्माण कहां पर होता है इसका? यकृत में। ये मैं आपको उस समय भी बता चुका हूं। लेकिन बात की जाती है कि पित्तरस स्टोर कहां पर होता है, कहां पर ये स्टोर होने जाता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर स्टोर की बात की जाए तो स्टोर होने के लिए कहां पर चल जाता है, ये पित्ताशय में। तो पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में जो है ये जाकर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। लेकिन बनता कहां पर है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर बनने की बात आएगी तो वो कहां पर बनेगा? केवल यकृत में। तो दोस्तों, इसी प्रकार आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों से जाना जाता है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करेगा हमारे लिए। चलो हम देखते हैं यहां पर कौन कौन से एंजाइम हमारे पास दिए गए हैं। सबसे पहला है ट्रिप्सिन, सेकेंड ऑप्शन है आप लोगों के पास पेप्सिन, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है रेनिन, और फोर्थ दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक, जिसे हम कहते हैं HCl। तो दोस्तों, ट्रिप्सिन के बारे में बात किया तो ट्रिप्सिन जो है, मैंने आपको बताया था कि हमारी अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है एक प्रमुख रस ट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन एंजाइम। और ट्रिप्सिन जो है ये क्या करता है, पेप्टॉन्स को बदलता है पॉलीपेप्टाइड्स में। पेप्सिन के बारे में हमने बात करी थी, तो मैंने आपको पेप्सिन के बारे में बताया था कि बिल्कुल यही एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? पेप्सिन। ये प्रोटीन को पचाता है। रेनिन के बारे में बात की जाए तो रेनिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि रेनिन भी काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम कहलाता है, जो हमारे आमाशय में उपस्थित होता है। लेकिन इसका कार्य केवल दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होती है, दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं रेनिन, तो ये केवल और केवल किसको पचाने का कार्य करता है? रेनिन को। जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बात की जाए, HCl के बारे में बात की जाए, तो HCl जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एंजाइम के रूप में नहीं, ये एक अम्ल के रूप में हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। इसका pH मान भी मैं आपको बता चुका हूं कि HCl का जो pH मान है वो लगभग होता है 1.5, ये इसकी pH वैल्यू होती है। तो आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेप्सिन। बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपको बताया गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो हमारे मुख में उपस्थित लार होती है, सलाइवा, इसमें कितने एंजाइम या कौन कौन सा एंजाइम इसमें उपस्थित होता है। तो चलते हम यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको बताया गया है टाइलिन, सेकेंड ऑप्शन में आपको बताया गया है पेप्सिन, थर्ड ऑप्शन में आपको बताया गैस्ट्रिक, और लास्ट ऑप्शन आपको क्या बताया गया है? HCl। तो दोस्तों, हमारे अगर बात की जाए लार के अंदर कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, तो लार में उपस्थित होता है हमारे पास टाइलिन। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइलिन। इसके अलावा हमारी लार में एक और एंजाइम उपस्थित होता है जिसे हम कहते हैं माल्टोज। ठीक है, सेकेंड एंजाइम कौन सा हो जाता है? माल्टोज। इसके अलावा बात की जाए पेप्सिन के बारे में, तो पेप्सिन में आपको बता चुका हूं दोस्तों कि ये हमारे जो है स्टोमच में, आमाशय में उपस्थित एक प्रमुख हार्मोन होता है। फिर बात की जाए तीसरे नंबर पर गैस्ट्रिक के बारे में, तो गैस्ट्रिक जो है गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। और बात की जाए कि ये कहां पर रिलीज होता है, तो हमारी अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वहां पर ये गैस्ट्रिक उपस्थित होता है। हाइड्रोक्लोरिक के बारे में बात की जाए तो ये HCl है, और HCl के बारे में आप सब जान चुके होंगे कि ये कहां पर उपस्थित होगा। तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने कि ये उपस्थित होगा कहां पर? हमारे आमाशय में, हमारे स्टोमच में। तो दोस्तों, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से जानना चाहता है यहां पर कि गैस्ट्रिक ग्रंथियों से, जिसे हम कहते हैं जठर ग्रंथि, से निकलने वाले रस में
कौन से एंजाइम होते हैं? तो जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है या जठर रस जिसे हम कहते हैं, उसमें कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं? तो सबसे फर्स्ट नंबर पर बात की जाए पेप्सिन, सेकेंड ऑप्शन में आप लोगों से जाना जाता है रेनिन, थर्ड ऑप्शन में जाना जाता है आपसे हाइड्रोक्लोरिक, और फाइनल ऑप्शन है आपके सामने ये सभी। तो गैस्ट्रिक ग्रंथि या जठर रस के बारे में बात की जाए तो जठर रस से पेप्सिन भी रिलीज होता है, रेनिन भी रिलीज होता है, प्लस HCl, ये तीनों। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये सभी। तो यहां पर बात की हमने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गैस्ट्रिक ग्रंथियों से निकलने वाला कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल देता है? तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियों से निकलने वाला कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टॉन्स में। तो देखो यहां पर दोस्तों बात की जाए सबसे पहले ट्रिप्सिन के बारे में। तो ट्रिप्सिन के बारे में बात की जाए तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ये कहां पर उपस्थित होता है ट्रिप्सिन? तो ट्रिप्सिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि अग्नाशय ग्रंथि में उपस्थित होता है, और ये प्रोटीन को नहीं, ये पेप्टॉन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। ये क्या करता है? पेप्टॉन्स को बदलता है। इस पेप्टॉन्स को किस में बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड्स में। पेप्सिन के बारे में बात की जाए तो दोस्तों ये हमारे स्टोमच में, हमारे अमाशय में उपस्थित होता है, काफी इंपोर्टेंट होता है ये। अब बात की जाए पेप्सिन के बारे में तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पेप्सिन का ही कार्य क्या होता है? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करना है? पेप्टॉन्स में। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे ऑप्शन की तरफ भी आ जाए तो तीसरा ऑप्शन आपको बताया गया है रेनिन। ये भी हमारे कहां पर उपस्थित होता है? गैस्ट्रिक ग्रंथियों से ही निकलता है, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि रेनिन का प्रमुख कार्य दूध में उपस्थित या दूध के प्रोडक्ट में उपस्थित जो प्रोटीन होता है, जिसे हम रेनिन के नाम से जानते हैं, उस प्रोटीन को डाइजेशन करने का कार्य किसका होता है? रेनिन का। लास्ट आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक। तो हाइड्रोक्लोरिक जो है HCl, कितना पीएच मान होगा? तो इसका पीएच मान 1.5 आपको बता चुका हूं मैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से जानना चाहता है यहां पर कि अग्नाशय जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज से निकलने वाले अग्नाशय रस में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अग्नाशय ग्रंथि से जो अग्नाशय रस निकलता है, इस रस में निम्न में से कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो दोस्तों चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ट्रिप्सिन, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है एमाइलेज, थर्ड ऑप्शन आपको बताया गया है लाइपेज, और फाइनल ऑप्शन बताया गया है ये सभी। तो दोस्तों देखो यहां पर बात करें अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर में काफी इंपोर्टेंट ग्रंथि, ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी होती है और बहिःस्रावी भी होती है, अर्थात ये आपको एंजाइम भी उपलब्ध कराएगी और हार्मोन भी उपलब्ध कराएगी। तो अग्नाशय ग्रंथि से ट्रिप्सिन भी रिलीज होता है, एमाइलेज भी रिलीज होता है, इसके अलावा यहाँ से लाइपेज भी रिलीज होता है। तो आपके तीनों ही एंजाइम यहाँ से रिलीज होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी जो है निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से जानना चाहता है कि भोजन से पोषक तत्वों को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो भोजन में से पोषक तत्वों को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, मतलब भोजन जो है अवशोषण कहां पर हो रहा है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अवशोषण की प्रक्रिया बता देता हूं कि क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको डाइजेशन में भी बताया था, क्या होता है कि हम जैसा कि भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद हमारे भोजन में से हमारे शरीर के लिए केवल कुछ पोषक तत्व ही होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। उन्हीं पोषक तत्वों का अवशोषण जो है किसके माध्यम से होता है, वो क्वेश्चन में आप लोगों से जानना चाहता है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास अग्नाशय। थर्ड ऑप्शन में आप लोगों से जानना चाहता है कि छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं HCl। ठीक है, तो यहां पर भोजन का अवशोषण या आप कह सकते हो भोजन का वास्तविक पाचन जो करता है वो करती है हमारी केवल और केवल छोटी आंत। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अवशोषण के बारे में मैं आपको एक साधारण वाक्य के माध्यम से समझा देता हूं। पचे हुए भोजन का हमारे रुधिर में मिल जाना, हमारे रक्त में मिल जाना, जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है अवशोषण। ठीक है, पचे हुए भोजन का कहां पर मिल जाना? हमारे रक्त में मिल जाना अवशोषण कहलाता है। वो सारा कार्य कौन करेगी? हमारी छोटी आंत करती है। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटी आंत।
तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यकृत जिसे हम कहते हैं लीवर में निर्मित पित्त रस कहां पर स्टोर होता है? तो हमारे यकृत में निर्मित पित्त रस जो है ये कहां पर स्टोर होगा? तो दोस्तों इससे पहले जब हमने क्वेश्चन देखा था तो उसमें आप लोगों से जानना चाहा था कि पित्त रस जो है इसका निर्माण कौन करता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी निर्माण की बात होती है तो इसका निर्माण जो है वो करता है हमारा यकृत, हमारा लीवर। लेकिन अब आपसे जानना चाहता है कि पित्त रस जो है ये कहां पर स्टोर होता है। तो जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन आपको बताया गया है कि बड़ी आंत, सेकंड ऑप्शन आपको बताया गया है कि अग्नाशय में, थर्ड ऑप्शन बताया गया है छोटी आंत, और फाइनल ऑप्शन में आपको बताया गया है पित्ताशय जिसे कहा जाता है पित्ताशय जिसे कहा जाता है ब्लैडर। तो जैसे कि बात की जाए बाइल ब्लैडर के बारे में, तो पित्ताशय जो है यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर स्टोर करने की बात होती है तो आपका जो है स्टोर कहां पर होगा? पित्ताशय में। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने स्टोर के बारे में बात कर ली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर बताया गया है कि एक वयस्क में बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो आपको यहां पर बताना है कि किसी भी वयस्क में यदि बड़ी आंत की लंबाई के बारे में बात की जाती है, जो कि हमारे डाइजेशन का मेन पॉइंट है कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो ऑप्शन पर चलते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में आपको बताया गया लगभग 5 मीटर, सेकंड ऑप्शन आपको बताया गया लगभग 3 मीटर, फोर्थ ऑप्शन में आपको बताया गया लगभग 4 मीटर, और फाइनल ऑप्शन जो है आपके सामने क्या प्रेजेंट कर रहा है? लगभग 1.5 मीटर या 1.5 मीटर। तो दोस्तों बड़ी आंत की लंबाई के बारे में बात किया तो बड़ी आंत की लंबाई के लिए आपके पास जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आंसर फोर्थ, 1.5 मीटर बड़ी आंत की लंबाई होती है लगभग में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहां पर आपसे जानना जाता है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग मतलब हम जो भोजन खाते हैं, मैंने आपको बताया था कि यदि हम बात करें कि भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है, तो भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है हमारे मुख से। मुख से भोजन जाएगा हमारे अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत में। तो दोस्तों आपसे जानना चाहता है कि मानव शरीर की इन तीनों स्टेज में भोजन का अधिकांश जो पाचन है वो कहां पर संभव होगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चले तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको बताया गया है कि पैनक्रियास जिसे हम कहते हैं अग्नाशय, सेकंड ऑप्शन आपको बताया गया है बड़ी आंत, थर्ड ऑप्शन आपको बताया गया है छोटी आंत, और फाइनल में आपको बताया गया है अमाशय। तो भोजन का जो अधिकतर पाचन संभव होता है वो होता है हमारी कहां पर? छोटी आंत में। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छोटी आंत। तो दोस्तों ये थे आपके लिए पाचन तंत्र के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।